वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं 10वीं के पेपर हिंदी का सॉल्व्ड पेपर। ठीक है, पेपर हिंदी के सॉल्यूशंस। ठीक है, पेपर हिंदी के हल। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है भी पेपर हिंदी। ठीक है, हिंदी का जो पेपर हुआ अभी आपके पास आया प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसके हल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्रमांक 01 के जो उत्तर है वो है पहले का ब संवत 1375 से संवत 1700, दूसरे का ब अवधि, तीसरे का स क्रोध, चौथे का ब नगर पालिका द्वारा, पांचवे का ब चिकित्सा का आलय। ठीक है, और छठवें का द मैया के आंचल में। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न क्रमांक 02 के उत्तर है विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। दूसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भरत मुनि की परिभाषा है। चौथा, आत्मकथा के लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। और पांचवा, यथाशक्ति में अवयवी भाव समास होता है। छठवां, कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते थे। और सातवां, हिरोशिमा जापान में। प्रश्न क्रमांक 03 के उत्तर दोस्तों सही जोड़िया। पहला, छाया मत छूना, यह है गिरिजा कुमार माथुर की। दूसरा, पृथ्वीराज रासो, ये महाकाव्य है। तीसरा, एक कहानी, यह भी मनु भंडारी। चौथा, ईश्वर करे तुम वापस हो जाओ, इच्छावाचक वाक्य। पांचवा, 9 2 11 होना, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। और छठवा, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर देखिए। विश्व के सकल जनगर्गी बढ़ने से व्याकुल और अनमने हो रहे थे। ठीक है, विश्व के सकल जन गर्मी बढ़ने से व्याकुल और अनमने हो रहे हैं। दूसरा, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। ठीक है। तीसरा, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को छंद कहते हैं। चौथा, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पांचवा, नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। ठीक है। छठवां, उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। सातवां, 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर सत्य और असत्य। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्व। प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर छायावाद की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण अमूर्त तथा भाव प्रणय। दूसरा, मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान। और तीसरा, प्रकृति का सजीव चित्रण। प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर निम्न प्रकार से। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्तिधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रणी कवि है। कुछ लोगों का मत है कि ये जन्म से अंधे थे, परंतु उनकी कविताओं में सजीव चित्रण देखकर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वे जन्मांध थे। उनकी रचनाएं कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है, जिसमें वात्सल्य रस की सुंदर परिस्थिति है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देखिए। आंखों का स्वभाव होता है कि जहां भी मनोहर सुंदर सौंदर्य दिखाई देता है वहां से हटती नहीं है। फागुन में मदमस्त कर देने वाली हरियाली तथा सुगंधित फूलों ने प्रकृति की शोभा श्री प्रदान कर दी है, इसलिए उस सुंदरता से कवि निराला की आंखें हट नहीं रही है। प्रश्न क्रमांक 09 का उत्तर अथवा है ये छंद। छंद का शब्दार्थ बंधन से है। वर्ण मात्रा गति यति तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर पाठ्य मुक्तक, यह एकल अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात इसमें एक अनुभूति भाव अथवा कल्पना की स्थिति रहती है। इसका प्रमुख विषय प्रेम नीति वैराग्य उपदेश होता है। पाठ्य मुक्तक कलात्मक एवं विषय प्रदान होते हैं। इसे स्वर से पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता। उदाहरण कबीर और रहीम के दोहे। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देखिए। 2 उपन्यास और 2 उपन्यासकारों के नाम। उपन्यास परीक्षा गुरु, उपन्यासकार लाला श्रीनिवास, और दूसरा गमन गोदान, और
और इसके थे मुंशी प्रेमचंद, जो कि काफ़ी फेमस है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखिए, रामप्रक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषता है। बेनीपुरी जी के निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। उनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है। वे अपनी बात को पाठ्य के हृदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उद्धरणों, भावुक प्रसंगों और सुक्तिपरक वाक्यों का सहारा लेते हैं। उनमें देश, समाज और राष्ट्र के विकास की तीव्र लालसा दिखलाई देती है। वे युवकों को त्याग, बलिदान और कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। रामरक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान का स्वर है। बाल गोविंद भगत ने रेखाचित्र में उन्होंने सुंदर ढंग से जीने की कला सिखलाने का प्रयत्न किया है। भगत के रेखाचित्र में उन्होंने बाल गोविंद भगत के रेखाचित्र में उन्होंने सुंदर ढंग से जीवन जीने की कला सिखलाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत की कबीर में श्रद्धा थी, वो विभिन्न रूपों में पाठ प्रकट हुई है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, अथवा का क्वेश्चन है, समास, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं। उस मेल की क्रिया को समास कहते हैं, अर्थात दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। उदाहरण, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, ये द्वंद्व समास है। और दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें दिल्ली के अधिकारियों की गुलाम मानसिकता के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करना था। उस दिन कोई भी उद्घाटन समारोह नहीं हुआ था, न कोई अभिनंदन किया गया था, कोई मान पत्र भी भेंट नहीं किया गया था, और न कोई सार्वजनिक सभा हुई थी, और न कोई ताज़ा चित्र ही छपा था। सभी अखबार खाली थे। अखबारों ने जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने को भारत की नाक कटने रूप में लिखा था, उसके प्रति रोष जाहिर किया था। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर। ठीक है, जो गद्यांश है उसके शीर्षक क्या है, देश प्रेम है। ठीक है, और जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव उसमें जागृत नहीं होता। और तीसरा, जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज की परिधि से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव को देश प्रेम के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। देश के प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। प्रश्न क्रमांक 17। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। ठीक है, ये संवाद है एक्चुअली। ठीक है, इस संवाद को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले ले और इसको लिख ले। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। ठीक है, इसमें भी संदर्भ, प्रसंग और वाक्यार्थ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देखिए, पर्यावरण का महत्व। इसकी रूपरेखा देखिए, प्रस्तावना है, प्रदूषण का आशय, प्रदूषण के कारण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय और उपचार। इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, ये अंक सूची की दूसरी प्रति भेजने के संबंध में क्या है, आपका आवेदन पत्र है, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से लिख ले। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ हिंदी का सॉल्यूशन हमने पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, आशा है कि आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और अधिक वीडियो देखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल NK ट्यूटोरियल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।